welcome back to my YouTube channel Studyship with Prati. In this video, we are going to learn Chapter 1 from the beginning of the time of History Class 11 NCERT. लेकिन इस चैप्टर को याद पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 10 मिनट में हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए। As being a student, मैंने भी हिस्ट्री की जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में सर्च किया है कि मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मुझे हिस्ट्री पढ़नी नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री से क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर होते हैं, हम ही को पता है कितना सारा पढ़ना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी वीडियोस ढूंढते हैं जो आपको कम टाइम में ज्यादा मटेरियल दें। तो शायद ही मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली हो, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, और अगर कोई ऐसी वीडियो मिली भी है तो उसमें डिफिकल्ट टर्म्स यूज किए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम हो रही है हिस्ट्री लर्न करने में। एंड इफ यू वांट टू बी फर्स्ट कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स पहले मिले, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अपना थर्ड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एक्चुअली बाकी दो टॉपिक्स के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, हमारा थर्ड टॉपिक। एक्चुअली आप इवोल्यूशन से क्या समझते हैं, आपको मतलब इस टॉपिक से क्या आइडियाज आते हैं कि क्या हुआ होगा? एक्चुअली स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब ह्यूमन इवोल्यूट कैसे हुआ, अभी तक जो हम पहले थे, जो ह्यूमंस थे, और अब जो आगे हुए हैं, इतने डेवलप हो गए हैं, तो ये इन सब के सीरीज को ही आप इवोल्यूशन कहेंगे, और इसी की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली बिटवीन 36 million years ago and 24 million years ago, primates, a category of mammals, emerged in Asia and Africa. प्राइमेट्स थी जो कि मैमल्स की कैटेगरी थी, वो पहले सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुई थी? एशिया में और अफ्रीका में। तो ये कैटेगरी थी, इसमें क्या क्या इंक्लूड थे? इसमें एप्स इंक्लूड थे, ह्यूमंस इंक्लूड थे एंड मंकीज इंक्लूड थे। दे हैव अ लार्जर बॉडी, mammary glands, and they have the ability to maintain their body temperature constantly. Means to say, अगर वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जाते हैं तो उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर सके, मतलब अपने आप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सके। सेकंड पॉइंट इज दैट बिटवीन 24 मिलियन इयर्स एगो एंड 5.6 मिलियन इयर्स एगो जो हमारे होमिनॉइड्स थे वो प्राइमेट से इवॉल्व हुए, मतलब उनका सब ग्रुप आया। तो अगर ये इससे इवॉल्व हुए, मींस से कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस इन लोगों ने शेयर किए होंगे, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो जो होमिनॉइड्स है और जो प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स में जो मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज इंक्लूड है, तो जो होमिनॉइड्स थे और मंकीज थे जो प्राइमेट्स थे, उनमें कुछ डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? जो प्राइमेट्स में जो मंकी थे उनकी जो बॉडी थी वो छोटी थी, कुछ इस तरह, और जो होमिनॉइड्स है उनकी थोड़ी बॉडी का शेप थोड़ा बढ़ गया। मतलब आपने अगर बुक में देखा होगा तो चार्ट बनाया, सबसे पहले ह्यूमन ऐसा है, फिर थोड़ा उठा, फिर उठा, फिर जाके हमें ये पूरी स्ट्रेट पोजीशन मिली। तो जो होमिनॉइड्स थे उनकी बॉडी, मतलब मंकीज की बॉडी थी, वो ज्यादा बड़ी थी प्राइमेट्स की मंकी, और जो होमिनॉइड्स थे उनके पास टेल नहीं। ये डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस थे जो उन्होंने शेयर किए। और थर्ड पॉइंट इज बिटवीन 5.6 मिलियन इयर्स एगो एंड 1.8 मिलियन इयर्स एगो, उससे क्या हुआ? जो होमिनिड्स हैं वो होमिनॉइड से इवॉल्व हुए, कुछ डिफरेंसेस होंगे और कुछ सिमिलैरिटीज होंगे। तो वो क्या डिफरेंसेस थे? तो जो होमिनिड्स है और जो होमिनॉइड्स में डिफरेंसेस थे, जो होमिनॉइड्स है दे हैव अ स्मॉल ब्रेन, whereas जो होमिनिड्स है दे हैव अ लिटिल ब्रेन। सेकंड पॉइंट इज दैट होमिनॉइड्स जो थे वो क्वाड्रूपेड्स थे, मींस टू से जैसे आप काऊ देखें, कैट देखें और बाकी कोई एनिमल देखें, वो अपने 4 पैरों पे चलते हैं। क्या आपने किसी ह्यूमन को 4 पैरों पे चलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि जो होमिनॉइड्स थे वो 4 पैरों पे चलते थे, और जो होमिनिड्स थे वो दे हैविंग अ अपराइट पोस्चर एंड अ
बाइपेडियल लोकोमोशन, मतलब वो अपने दो पैरों पे चलते थे। थर्ड पॉइंट इज दैट जो इन लोगों को डिफरेंशिएट करता है, जो होमिनॉइड्स थे उनके हैंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी थी। जो आप गाय देखें, गाय हो, बफेलो हो, कोई भी एनिमल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बट हम बात उस सिचुएशन की कर रहे हैं, तो उनके पैरों में और हाथों में कुछ डिफरेंसेस थे जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सके, हाँ भाई इसका ये हाथ है और ये पैर है, तो ये डिफरेंस थे। और जो होमिनिड्स थे उनके हैंड्स, उनके जो फोर लिम्स थे उनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या हुआ, ये उनके लिए एक फेवर वाली बात हुई, उनके लिए हेल्पफुल रहा कि जो वेपन्स हुए और बाकी काम करने में उन्हें बहुत ज्यादा मदद मिली और उन्होंने टूल्स भी इन्वेंट किए। ये तो हमने बात की होमिनिड्स एंड होमिनॉइड्स के बारे में। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज, अब ये वर्ड हो गए, ठीक है, तो जो होमिनिड्स हैं अब इसके भी पार्ट आ गए। इसमें क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोस की 2 ब्रांचेस थी, और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी कई सारी ब्रांचेस और होमो की भी कई सारी। लेकिन आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मैंने इसके बारे में कुछ और नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई, इसका मतलब कोई नामो निशान ही नहीं बचा। लेकिन जो होमो है वो आगे बढ़ती है। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ आपके घर में सभी का सरनेम है, वो सबका सेम है, लेकिन नेम्स क्यों डिफरेंट है। आपके दादाजी हुए, फादर हुए, सन हुए, ग्रैंडफादर, इन सबके सरनेम्स तो सारी फैमिली एक ही शेयर करती है ना, और लेकिन जो नेम्स होते हैं वो सभी के डिफरेंट होते हैं। तो आप देखिए तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोस के होमिनिड्स के 2 ब्रांचेस थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी और जो होमो थी, उनमें डिफरेंस क्या था, उनमें डिफरेंस था उनकी ब्रेन साइज में, हैवियर जॉस में और टीथ में। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनके पास दे हैव अ लार्जर ब्रेन, हैवियर जॉस एंड अ लार्जर टीथ देन द होमो। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो हमारा लैटिन वर्ड है, अगर हम उसको तोड़कर देखें, ऑस्ट्रेल मतलब होता है सदर्न एंड पिथेकोस मतलब होता है एप्स। अगर आप होमो की बात करें तो होमो का मीन्स होता है मैन। डोंट थिंक कि मैन का मतलब है वुमेन इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन हम उसमें अगर कोई नाम ले, अगर इस तरह से बोलेंगे होमो मैन, तो उसमें मैन और वुमेन दोनों ही इंक्लूड होगी। अब क्या, जो होमो की अन्य स्पीशीज आई, बहुत सारी आई, से बहुत सारी स्पीशीज थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके फॉसिल्स के बेस पे उन्हें डिवाइड कर दिया। जैसे होमो की आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, हैबिलिस, इरेक्टस एंड सैपियंस। मींस से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस। तो इनके किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, जो सबसे पहले थे, मींस से होमो हैबिलिस को बोलते हैं आप द टूल मेकर, जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले की जो आदि मानव थे जिन्होंने टूल इन्वेंट किए, तो साइंटिस्ट ने उनको नाम दे दिया होमो हैबिलिस। एंड होमो इरेक्टस जो अपने 2 पैरों पे चलने लगे, जैसे कि हमने देखा था होमिनिड्स जो थे वो अपने 2 पैरों पे चलने लगे थे, तो साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया होमो इरेक्टस। होमो सैपियंस हमारा मॉडर्न ह्यूमंस का नाम है, मतलब वाइज और अ थिंकिंग मैन। Here we finish our 3rd topic. Our 4th topic is the positive feedback mechanism. Some of the features or developments in the anatomy of early human beings favored or shaped them. So together making this development, we can say that it is a positive feedback mechanism. मतलब जो early human beings हैं, वो भी उस टाइम की कंडीशन अप्लाई की, कि उस टाइम से लेकर अभी तक हमने जितना भी डेवलप किया, तो उसी को अगर आप डेवलपमेंट के साथ में रख देंगे तो हम लोग उसको नाम देंगे द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डेवलपमेंट की बात की है, तो डेवलपमेंट की क्या है, फर्स्ट इज अपराइट वॉकिंग। जैसे मैंने बताया था कि जो होमिनिड्स थे वो 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था। अब आप खुद सोचिए कि 2 पैरों पे चलने के एडवांटेजेस क्या होंगे, जो एनिमल्स है और हम हैं उनमें क्या डिफरेंस है। वो 4 पैरों पे चलते हैं और हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं, क्योंकि हमके पास अपराइट वॉकिंग है। मतलब आप अगर 2 पैरों पे चलेंगे तो आपकी कम एनर्जी यूज होगी, जिससे आप हंटिंग कर सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इन्फेंट कैरी करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी कई सारी चीजें उनके लिए हेल्पफुल हुई जब उन्होंने 2 पैरों पे चलना सीखा।
तो फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंड्स क्या होगा कि जो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इजीली कैरी कर सकती है। मैं ये पैन पकड़ सकती हूँ, अगर मैं 4 पैरों पे चलती और मतलब 4 पैरों पे भी चलती और फ्लेक्सिबिलिटी ये फिंगर्स मेरी मोड़ ही नहीं सकती थी, तो क्या मैं इसको पकड़ सकती थी? नो, तो मैं इसको कैरी नहीं कर सकती थी इतनी आसानी से। और फ्लेक्सिबिलिटी हैंड से क्या हुआ कि उन्होंने टूल्स भी डेवलप किए, क्योंकि उनकी जो फिंगर्स हैं वो मुड़ने लगी थी, वो आराम से अपना काम कर सकते थे। और फ्लेक्सिबिलिटी से एक ये भी एडवांटेज हुआ, दौड़ना भी आसान हो गया। जब भी दौड़ते हैं तो आप ये क्या तो ये सारी चीजें उनके फेवर में मतलब इससे उन्हें सोचने की जो शक्ति है उनकी और बढ़ गई। मतलब वो कुछ भी करना चाहे, वो अब दूर दूर तक यात्रा करने के लिए आते थे, दे वर्क फॉर लॉन्ग सर्चिंग वॉक्स एंड वो फूड सर्च करते थे। तो ये सारे काम वो बाकी जो डेवलपमेंट्स है वो इससे उन्हें करने में हेल्प मिली, ये सारे डेवलपमेंट की वजह से। और इन्हीं डेवलपमेंट्स को हम अगर साथ में रख के बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। Here we finished our fourth topic. Let's start our fifth topic, the replacement and regional continuity model or the center of origin. Means to say जो इसके बारे में बहुत सारे डिबेट हुआ कि आखिरकार ये ऑरिजिनेट कहाँ हुए। पर्टिकुलर प्लेस तो होना चाहिए कि एक जगह पे हो। स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की, एक्चुअली आधा तो उनकी लड़ाई में लग गया, इस वजह से मैं हिस्ट्री पढ़नी पड़ती। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की एंड लास्ट दो कंडीशन टोटली डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज। वो क्या थे कि कुछ स्कॉलर्स ने बताया कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके ओरिजिन क्या है, मल्टीपल ओरिजिन, मींस टू से दे हैविंग द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, मींस टू से उनकी कई सारे ओरिजिन हैं। अगर आप इस व्यू को देखें तो उनके हिसाब से जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग रीजन्स में ओरिजिनेट हुए। अलग अलग रीजन मतलब है कॉन्टिनेंट्स, जो कि है अफ्रीका। वो एक किस बेसिस पे कहते हैं, उनका मानना है कि जो अफ्रीका में सारी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ओरिजिनेट हुए, ठीक है, एक प्लेस पे। फिर बाद में वो माइग्रेट हो गए दूसरे रीजन में और फिर उनके बाकी अपने अपने डेवलपमेंट कर लिए। तो उनका मानना है पहले तो अफ्रीका में थे, बाद में वो माइग्रेट हुए। तो वो किस बेसिस पे कहते हैं, वो ये बेसिस पे कहते हैं जो कहते हैं सिमिलैरिटीज। देखो सारे वर्ल्ड के ह्यूमंस में सभी के पास दो पैर है, एवरी ह्यूमन हैव टू लेग्स, वन नोज, वन माउथ। ऐसा तो नहीं है किसी के पास दो, देखे आपने क्या दो नहीं। तो ये जो बोलते हैं ऑरिजिन जिनका मल्टीपल हुआ, जो मानते हैं कि अलग अलग जगह हुए, वो इस बेसिस पे भी कहते हैं कि जो होमो इरेक्टस है, होमो सैपियंस है, उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। इसकी वजह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हुए, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हुए तो इसलिए डिफरेंसेस हैं। और जो सिंगल है वो मानते हैं कि नहीं भाई वो एक ही जगह ऑरिजिनेट हुए, उनकी सिमिलैरिटीज देखो। तो ये डिससिमिलैरिटीज के बारे में बताते हैं और ये जो है वो सिमिलैरिटीज के बारे में बताते हैं। Now move to our next topic। Early humans shared a pattern of residence, मतलब
जो पहले के ह्यूमंस थे उनका रहने का तरीका क्या था? शेल्टर। शेल्टर मतलब पैटर्न ऑफ रेसिडेंस, वो किस तरह से रहते थे। अगर आपको पता लगाना है द वन वे ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग कि आप वो किस तरह से रहते थे, तो क्या उनका रहने का तरीका था, देन वी कैन फाइंड इट बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है शिल्प प्रति। शिल्प प्रति मतलब आप पेंटिंग्स के थ्रू, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टॉपिक में बताया था, पेंटिंग्स के थ्रू बता सकते हैं और स्कल्पचर्स हुए, इन सारी चीजों के थ्रू आप बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ वो गए थे। तो आप कैसे बताएं? Actually, some places where the food resources were abundant, मतलब जहाँ पे फूड रिसोर्सेज जो थी वो बड़ी संख्या में थी। ऑब्वियसली अगर वहाँ पे उनको फूड रिसोर्सेज ज्यादा मिल रही हैं तो वहाँ पे वो गए होंगे, वहाँ पे गए होंगे, फूड रिसोर्सेज ज्यादा है, यानी उन्होंने वहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? हमें वहाँ से ज्यादा एविडेंस मिल सकते हैं आर्टिफैक्ट्स के। दूसरा पॉइंट ये कि जहाँ पे वो कम गए होंगे, जहाँ पे फूड रिसोर्सेज कम होंगी, वहाँ पे उस जगह पे वो कम टाइम के लिए रहे होंगे और वहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट्स कम मिले होंगे। तो इस तरह से हम उनके रहने का तरीका पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे किस टाइम, मतलब कहाँ पे ज्यादा रहे थे और कहाँ पे कम रहे थे। सेकेंड पॉइंट इज दैट फर्स्ट शेल्टर ट्री मीन्स टू से दैट उनका ह्यूमंस का जो अर्ली ह्यूमंस का है वो फर्स्ट शेल्टर ट्री रहा होगा, क्योंकि ट्री से उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो चांसेस है कि जो कार्निवोरस है, होमिनिड्स हैं और जो अदर प्राइमेट्स हैं उन्होंने ये जो शेल्टर है ट्री वो शेयर किया होगा। थर्ड पॉइंट इज दैट बिटवीन 4 lakhs and 1.25 lakhs मीन्स टू से मतलब इस दौरान जो केव हैं, जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो केव यूज करने लगे थे। मतलब अब वो रहना धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहे थे, तो उन्होंने फिर केव जो है, गुफा जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे इसके एविडेंस भी मिले। एविडेंस कहाँ से मिले? एविडेंस मिले हमें यूरोप की कुछ साइट से। वो कहाँ थी? द लज़ारेट केव इन द सदर्न फ्रांस, मतलब ये जो गुफा थी द लज़ारेट केव इन द सदर्न फ्रांस, जो कि यूरोप की एक जगह थी, हमें वहां से कुछ प्रूफ मिले बिकॉज देयर वी फाउंड 12 into 4 meter shelter built against a cave wall। तो वहां से हमें एक प्रूफ मिला। Another side was Terra Amata on the coast of the southern France। ये दूसरी जगह है जहां से हमें उनकी एविडेंसेस मिले कि वहां पे वो गए थे। अब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री में हर चीज के लिए हमें एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस क्या है? वहां से हमें कुछ फूड रिसोर्सेज मिले, कुछ स्टोन टूल्स मिले, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो वहां पर गए थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस डेटेड बिटवीन 1.4 and 1 million years ago मींस टू से अब उन्होंने केव यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ये जो टेरा माटा है, जो साइट है, यहाँ से आपको थोड़े से डेवलप टाइप के घर मिले। मींस टू से आप क्या होने लगा, जो उनकी छत थी, मतलब जो रूफ थी, वो वुड की बनी हुई थी और ग्रासेस से मतलब उनका घर बना हुआ था। तो पहले उन्होंने केव यूज किया, फिर उन्होंने क्या किया, जो वुड है मतलब जो लकड़ी है उससे बनाया। थर्ड वाज दैट वी bought a house of stones and baked clay with burnt bone and stone tools। ये सारी चीजें हमको मिली, कहाँ पर मिली और किस टाइम पर मिली? हमें ये मिली थी between 1.4 and 1 million years ago। अब उस टाइम पे क्या हुआ था, जो आग का इन्वेंशन हो चुका था। अब आप खुद सोचिए कि फायर का किस किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस टाइम पे क्या रहा होगा। एक्चुअली जब फायर इन्वेंट हुई तो उन्होंने देखा कि फायर में कई सारे यूजेस हैं, कई सारे मतलब उससे उन्हें हीट मिलती थी। सर्दियों में उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई, क्योंकि उसे हीट मिल रही थी। आग का वो हीट के लिए उपयोग कर सकते थे और जो केव थी वहां पे लाइट का भी काम कर रही थी। दूसरी बात ये उनकी कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज हुई होगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई, ये सारे शेल्टर का काम किया। आर्टिफैक्ट्स की बेसिस पे आप बता सकते हैं वो कहाँ पर गए थे। सेकंड इज दैट चांसेस है कि उनका शेल्टर यूज किया होगा। थर्ड इज दैट उन्होंने केव यूज करना स्टार्ट की, केव से फिर उन्होंने अपने थोड़े घर बनाए, फिर लास्ट में उन्होंने
पत्थरों के घर बनाए और फिर आग का इन्वेंशन हुआ। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में दी हुई हैं। Here we finished this topic. Let's move to our seventh topic. Early humans ways of obtaining food. मतलब जो पहले के आदि मानव थे वो किस तरह, उनके लिए क्या क्या सोर्सेस थे और किस तरह से उन्होंने खाने के लिए अपना इंतजाम किया। तो here we have 4 points: gathering, hunting, scavenging and fishing. Early humans would have a number of ways to obtain a food: gathering, hunting, scavenging and fishing. Let's read them one by one. Gathering मतलब क्या? Gathering means to say जो भी trees से उन्हें जो भी resources मिल रही थी, means to say nuts, berry, fruits, tubers, ये जितनी भी ये चीजें मिल रही थी वो हम उसको गैदरिंग में बोलेंगे। मतलब जो उन्हें ट्रीज से जितनी भी रिसोर्सेज ऑब्टेन हो रही थी, जो उनके खाने के लिए सामान था, हम उसको गैदरिंग में बोलेंगे। गैदरिंग कैटेगरी में जाएगा वो। हंटिंग, हंटिंग मतलब शिकार करना। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो शिकार करना भी सीख गए। अब वो क्या करते थे, जो छोटे छोटे एनिमल्स थे अब उनका भी शिकार करने लगे और कई बार वो अपने ही जैसे लोगों का भी शिकार करते थे। तो ये सारी चीजें सब किसमें आई? हंटिंग में। और हंटिंग कब स्टार्ट हुई? 5 लाख ईयर्स एगो। इसके एविडेंसेस कहाँ से मिले? इसके एविडेंसेस मिले बॉक्स ग्रुप इन सदर्न इंग्लैंड एंड स्कोनिंगचैन एंड जर्मनी। तो यहाँ के जो 2 साइट्स थी इससे हमें एविडेंसेस मिले कि जो हंटिंग है वो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने स्टार्ट कर दी थी। कब स्टार्ट कर दी थी? 5 लाख ईयर्स पहले। Now third is scavenge, means to say वो क्या करते थे, जो scavenge मतलब होता है कचरे में से खाना ढूंढना। मतलब जो अदर बड़े एनिमल्स थे, मतलब बड़े जो प्रीडेटर्स थे वो छोटे छोटे एनिमल्स को मार देते थे, तो जो उनका मीट बचता था, ये सारी चीजें थी, ये अर्ली ह्यूमंस के लिए एक सोर्स थी उनके खाने का। तो ये सब भी वो खाया करते थे। एंड लास्ट इज फिशिंग। फिशिंग जो है एक बहुत ही ठोस सबूत है, आप कैसे कह सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंट बिकॉज हमें फिश के जो है वो बोन्स मिले, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने फिशिंग भी की होगी। मीन्स टू से अब उस टाइम पे फिशिंग करने के लिए हमें सारे इक्विपमेंट्स तो थे नहीं, क्या बड़ी नदी के किनारे बैठ जाओ और आपको फिश आराम से मिल जाएगी, नहीं। उस टाइम पे डिफरेंट वेज थे। पहले तो ये हमें सोचना पड़ेगा जो फिशिंग है वो फिश कहाँ से मिल सकती थी? पॉन्ड से, लेक से, रिवर से। तो ये सारे सोर्सेस थे और चांसेस है कि वो या फिर डायरेक्ट हाथ से पकड़ते होंगे या फिर जो उन्होंने टूल्स बनाए थे जैसे कि स्पीयर हुआ, तो उसके थ्रू उन्होंने फिशिंग करना स्टार्ट की होगी। तो ये थे हमारे वेज, अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ये 4 तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने अपने लिए सर्वाइवल के लिए ये सारे वेज निकाले, ये सारे तरीके ढूंढे कि किस तरह से वो खाना खा सके। Rest of the topics we will